रात में भैंसे का स्वप्न आना, रात में भैंस का स्वप्न आना, रात में काला शेर देखना, ये सब बढ़ती हुई नदी देखना, उफनती हुई नदी देखना, बाढ़ देखना, ये सब अनहोनी के संकेत हैं। इसके लिए अगर ऐसे स्वप्न देखे जाएं तो तुरंत सुबह किसी शिवालय में जा कर के जल दूध बेलपत्र चढ़ा करके घी का दिया जलाकर शिवालय में बैठकर कम से कम 24 मिनट तक नमः शिवाय का जप करना चाहिए। भोलेनाथ की शरण में जाने के बाद आप सुरक्षित हो जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से अनु हैं। अनु जी, सवाल पूछिए। हेलो हेलो। हाँ अनु, बोलो। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरा बेटा है, उसका जन्म 7 जुलाई 2006 शाम को 4:26 का है। एक तो मुझे उसके लिए पूछना है पंडित जी, वो IIT की तैयारी कर रहा है, उसका क्लियर होगा या नहीं होगा। और पंडित जी, मेरा जन्म है 13 जुलाई 1985। मेरा काम भी नहीं चल रहा, घर में बहुत लड़ाई रहती है, और जो है मैं शरीर से भी बहुत परेशान हूँ पंडित जी। आप अनु देखो, तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है, उससे विद्या भाव का स्वामी बृहस्पति है। सूर्य और बृहस्पति की चतुर्थ दशम स्थिति है। हम ये कह सकते हैं कि बेटे को IIT की तैयारी के लिए तो पूरा पुश करिए, पूरा उसको कहिए कि तैयारी करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो IIT में मतलब कि निकाल पाएगा। हाँ, नीट NIT में उसका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा, और NIT भी बुरी नहीं है। अगर उसका IIT में नहीं होता है तो उसका मन न टूटने पाए, उसका एडमिशन NIT में भी करवा सकते हो। उसका भी फ्यूचर अच्छा ही है, बुरा नहीं है। क्योंकि तुम्हारे बेटे के पढ़ाई की जो ये गति है, उसको मतलब कि ठीक से वायुमंडल नहीं मिल रहा है, ठीक से उसको पढ़ाई का क्षेत्र नहीं मिल रहा है, जिससे कि वो और भी प्रतियोगिता में अच्छा कर सके। मेहनत कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक देखो अनु, तुम्हारे सेहत का प्रश्न है बेटा, तो उसमें तो यही कहना चाहूँगा कि 30 अक्टूबर तक अभी आपकी सेहत थोड़ी सी खराब रहेगी, क्योंकि आपके राशि प्रचलित नाम के राशि के हिसाब से बृहस्पति और राहु की युति गुरु चांडाल योग की युति बनी हुई है। और 30 अक्टूबर को जब राहु आपके राशि से पृथक होगा तो आपके शरीर का दर्द, आपके पेट की समस्या और आपके शरीर में थकान की स्थिति, ये सब समाप्त हो जाएगी। तब तक आपको चाहिए कि अगर अलसी का तेल आपको प्राप्त हो जाए तो अलसी के तेल का दिया शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जलाना शुरू कर दीजिए, और पीपल की 7 परिक्रमा करना शुरू कर दीजिए। इससे भी आपके सेहत में आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि आखिर कुंडली में किस ग्रह की कैसी स्थिति आपके जीवन में अनहोनी ला सकती है, बड़ी दुर्घटना करा सकती है, और इससे बचने के लिए क्या कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बताइए इस बारे में। देखिए, कुंडली में हजारों ऐसे योग हैं जिनको अगर मैं बताना चाहूं तो 6 महीने का समय लगता है, जो सब अनहोनी करा सकते हैं। 1-2 योगों को मैं यहाँ कार्यक्रम में बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे हजारों हजार योग हैं। जल में डूबने का योग, जल में डूबते कैसे लोग हैं, कुएं में गिरते कैसे लोग हैं, सांप काटता कैसे है, कुत्ता काटता कैसे है, पेड़ शरीर के ऊपर गिरता कैसे है, वाहन से दुर्घटना कैसे होती है, ये सब तो अनहोनी ही है ना। हाँ, और घर में आग कैसे लगती है, तो ये सब तो अनहोनी ही है ना। और सब ज्योतिष के द्वारा और जन्म कुंडली के द्वारा ये सब जाना जा सकता है। जो 1 घंटे के कार्यक्रम में सब कुछ बता पाना असंभव ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो कुंडली में 8वें स्थान को मृत्यु स्थान माना गया है। कारागार, बंधन, दुर्घटना या बड़ा संकट या आकस्मिक दुर्घटना शारीरिक कष्ट का कारक होने से दुख भाव,
या पाप भाव के रूप में इसको देखा जाता है। कुंडली में 8वें भाव में सूर्य अशुभ है तो व्यक्ति को अग्नि से भय हो सकता है। ऐसे में सूर्य की शांति के लिए दक्षिण मुखी मकान में नहीं रहना चाहिए। हर रोज गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। लाल और केसरिया रंग के कपड़े ज्यादा प्रयोग करने चाहिए। उगते हुए सूरज को देखना चाहिए, जल देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गेहूं और गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। चंद्रमा कुंडली में 8वें भाव में अशुभ है तो व्यक्ति को जल से सावधान रहना चाहिए। खास करके कृष्ण पक्ष का चंद्रमा और रात का हो जन्म और तब चंद्रमा 8वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति की जल में डूबकर मृत्यु होती है, या बचपन में निमोनिया से मृत्यु होती है, या फेफड़े में कैविटी बन जाती है, या लंग्स खराब हो जाते हैं। तो चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए चांदी के गिलास में पानी तो पीना ही चाहिए, लेकिन 5 किलो चावल, 3 मीटर सफेद कपड़ा, 1 बजने वाला शंख, 1 मोती की माला और 1 चांदी का सिक्का, इसे अपने पुरोहित को सोमवार को दान करना चाहिए। अगर पुरोहित नहीं उपस्थित हैं तो किसी वेद पाठी ब्राह्मण को ये वस्तुएं दान करना चाहिए। सोमवार का व्रत करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करना चाहिए और रात में दूध भूल करके भी नहीं पीना चाहिए। अन्न और पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। नारियल खाना चाहिए और नारियल का पानी पीना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच एक और कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूनम है भिलाई से। पूनम जी सवाल पूछेगा। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहो पूनम। मैं पूनम मिश्रा भिलाई से बोल रही हूँ। मेरा उम्र 58 ईयर्स है। मेरे 3 सवाल हैं पंडित जी। तो पहला सवाल है कि मेरे पति जो है रिटायर हो गए हैं, वो बिजनेस करना चाह रहे थे, तो बिजनेस में उनको सक्सेसनेस नहीं मिला। और मेरी बहू है, तो नौकरी उसका चेंज होगा कि नहीं, और वो उसका नौकरी कैसा रहेगा। और मेरी बेटी, तीसरा मेरे बेटी जो है वो लंदन में रहती है, उसका भविष्य और वो नौकरी करेगी कि नहीं। देखो, सबसे पहले आपके पतिदेव के बारे में बताना चाहूँगा कि आपके पतिदेव व्यवसाय करने के लिए बहुत उत्साहित तो हैं, लेकिन किसी व्यवसाय का इन्हें अनुभव नहीं है और व्यवसाय करेंगे तो नुकसान के अलावा फायदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके व्यवसाय भाव का स्वामी बृहस्पति राहु के साथ है। अगर किसी के भरोसे व्यवसाय करेंगे तो धोखा होगा। अगर खुद अपने भरोसे पर व्यवसाय करेंगे तो कर सकते हैं। इन्हें अगर व्यवसाय करवाना हो तो मसाले का व्यवसाय करवा दो। ये जो सब्जी मसाले होते हैं, जो किचन में काम आते हैं मसाले, ऐसे मसाले का व्यापार अगर इनसे करवा दो तो उसमें इन्हें नुकसान नहीं होगा। टाटा बिरला नहीं बनेंगे, लेकिन नुकसान नहीं होगा और उससे इनका मन भी लगा रहेगा। लेकिन अगर इन्हें धूल से या डस्ट से एलर्जी हो तो मसाले का काम मत करवाना, क्योंकि मसाले के बीच में रह करके ये एलर्जी और बढ़ सकती है और सेहत खराब हो सकती है। तब इनके लिए दूसरा काम मेरी समझ से जो है वो है दालों का काम, जैसे चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल। इन दालों का थोक व्यवसाय अगर ये करें तो उसमें भी इनको सफलता मिल सकती है। जहाँ तक तुमने अपने बहू के कार्य क्षेत्र के परिवर्तन के बारे में बात की है, तो देखो अभी उसमें मुझे कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। 25 जनवरी 2025 के बाद ही परिवर्तन ठीक से दिखाई दे रहा है। तीसरा प्रश्न तुम्हारा यही है कि बेटी नौकरी करेगी कि नहीं लंदन में, तो उसके बारे में ये जान लो
कि चंद्रमा और मंगल की स्थिति द्वितीय द्वादश है। बहुत जल्दी आपको समाचार मिलेगा कि वो काम करने लगी है और बहुत जल्दी आपको ये पता चल जाएगा कि वो काम में लग गई है, उसमें ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं चर्चा में और अब जानते हैं आग से दुर्घटना और वाहन दुर्घटना के पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है, साथ ही किस ग्रह की वजह से आप अचानक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ऐसी अनहोनी से बचने के लिए क्या खास उपाय करने चाहिए, चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, स्थिति ऐसी हो, दुर्घटना हो, वाहन से आग लगने से, बीमारियों से हम जकड़ गए हों, ऐसे में क्या करें? देखो, इन सब चीज़ों के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है और कुछ लोग बिना गहराई में गए और बिना सही मूल्यांकन के लोगों को भयभीत कर देते हैं कि आपकी दुर्घटना हो जाएगी, आपको अकाल मृत्यु हो जाएगी, आपको ऐसे हो जाएगा, आपको वैसे हो जाएगा। इतना आसान नहीं है इस चीज़ को ट्रेस करना जी। पूजा, ये बहुत बड़ी बात है। ज्योतिष शास्त्र जो है ये देश काल परिस्थिति के अनुसार फलादेश करता है जी। जरूरी नहीं है कि हिंदुस्तान में एक आदमी पैदा हो और उसकी कुंडली में लग्न में शनि हो तो वो सांवले रंग का होगा, लेकिन अगर इंग्लैंड में कोई आदमी पैदा हो और उसके लग्न में कुंडली में शनि बैठा हो तो वो सांवला नहीं होगा। तो देश काल परिस्थिति, बंगाल में कोई आदमी पैदा होगा और मंगल लग्न में होगा तो वो नाटे कद का होगा, लेकिन अगर हरियाणा में कोई व्यक्ति पैदा होगा और लग्न में मंगल होगा तो वो भी 5 फीट 8 इंच से ऊपर का ही होगा, नाटा नहीं होगा जी। तो हमें ज्योतिष शास्त्र को बोलते समय देश काल और परिस्थिति का भी ज्ञान होना आवश्यक है। बिल्कुल। क्योंकि जिस समय ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई थी और जिस समय मनीषियों ने अपने अनुभवों को ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, उसके आधार को ही अगर आप समग्र रूप से अपनाएंगे तो निश्चित रूप से बड़ी गलत बातें हो जाएंगी। जैसे ज्योतिष शास्त्र में विवाह के लिए लिखा गया है कि 9 वर्ष में विवाह होगा, 11 वर्ष में विवाह होगा, 13 वर्ष में विवाह होगा, 15 वर्ष में विवाह होगा। अगर आज ये बातें आप करें तो आप शोभा देगी। बिल्कुल। और बच्चों के लिए लिखा गया है कि 3 बच्चे होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे, 11 होंगे, 13 होंगे, 15 बच्चे होंगे, ऐसा लिखा हुआ है, तो आज वो बात लगेगी। तो यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, ज्योतिष शास्त्र अथाह समुद्र है और इसका सम्यक जब तक भली भांति आपको ज्ञान न हो जाए जी। इसके बला बल का विचार न हो जाए तब तक अच्छे अच्छे बुद्धिमान गच्चा खा जाते हैं। और जो लोग 1-2 किताब पढ़कर अपने को ज्योतिषी कहने लगते हैं उनकी तो बात ही निराली है। तो मैं कहने का मतलब यह है कि अगर जन्म कुंडली में मंगल 8वें भाव में अशुभ होकर, अशुभ का मतलब है कि शत्रुगृही होकर बैठा हो, तो ऐसे आदमी को आग से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसे आदमी को बिजली से भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसे आदमी को विस्फोट से भी दूर रहना चाहिए। 8वें भाव में मंगल हो तो व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र धारदार चीजों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों को वाहन दुर्घटना और ऊंचाई से भय होता है। ऐसे लोगों को आग से दुर्घटना की संभावना रहती है। मंगल 8वें भाव में अशुभ स्थिति में हो तो किसी धर्म स्थान में मिठाई का दान करना चाहिए। अपने घर के बाहर अनार का पेड़ लगाना चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और समय समय पर ब्लड डोनेट करना चाहिए। आपकी कुंडली में अगर बुध 8वें भाव में अशुभ स्थिति में है तो ऐसे लोगों को पक्षाघात, वात, पीलिया, नसों की कमजोरी और संक्रमण, बुखार से भी बचना चाहिए। लेकिन अगर बुध के साथ सूर्य हो
वो छठे या आठवें भाव में, तो ऐसे लोगों को इन दशाओं में हार्ट अटैक की भी संभावना बनती है। ऐसे लोगों को नित्य प्राणायाम करना चाहिए और हल्के इत्र का प्रयोग भी करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान गणेश की पूजा भी करनी चाहिए। गणेश चालीसा, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति 8वें भाव में अशुभ है तो आपको हृदय रोग, बुखार, कमजोरी, लीवर का फैटी होना,